आए दिन हम कई अननोन लोगों से और कई अपने रिलेटिव से मिलते हैं, लेकिन ये बताना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है कि कौन कब किसका रेप करने की प्रवृत्ति रखता है। हाल ही में वेस्ट बंगाल के एक गांव की एक नाबालिग लड़की के साथ एक मंत्री के बेटे ने रेप किया और सबूत मिटाने के लिए उसे जला दिया। अभी अयोध्या में एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया। बाद में पुलिस वालों ने उसका एनकाउंटर किया और उसे भी अरेस्ट किया। 2 युवक ने 17 साल की लड़की को एक टैक्सी में बैठाया और दूर कहीं ले जाकर उसका भी रेप कर दिया। आखिर आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है। लोगों के हाल ही में कोलकाता में हुए इस एक इंसिडेंस ने सबका दिल दहला दिया है, जहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी हैवानियत के साथ उसका रेप किया जाता है और बाद में उसको बेरहमी तरीके से पीटा जाता है और उसको मौत की घाट उतार दिया जाता है। ऐसे हजारों केसेस आपको आए दिन देखने को मिल जाएंगी। 2021 एनसीआरबी की डेटा बताती है कि इंडिया में 87 रेप केसेस पर डे कमिट हो रही हैं। वहीं पर 49 आपराधिक केसेस महिलाओं के खिलाफ डेली हर 1 घंटे हो रहे हैं। यानी अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हर मिनट किसी महिला के साथ बदसलूकी तो किसी महिला को सेक्सुअली असॉल्ट, यहाँ तक कि रेप क्राइम कमिट हो रहा है। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि आज रेप केवल महिलाओं की ही समस्या नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी एक बड़ी समस्या बन गई है। फेडरेशन ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल क्रिएचर ग्रेट स्मॉल ACGS के अनुसार 2010 और 2020 के बीच में 4,93,910 केसेस जानवरों के खिलाफ हुए सेक्सुअल असॉल्ट, वायलेंस और रेप जैसी क्राइम घटित हुई है। जैसे कि हरियाणा में 8 लोग मिलकर एक प्रेग्नेंट बकरी का रेप कर देते हैं, तो कहीं एक आदमी सड़क पर चल रहे कुत्ते के साथ उसका मुंह बंद करके उसका रेप कर दिया जाता है। अगस्त 2018 पुलिस ने एक सिक्योरिटी गार्ड को एक कुत्ते के साथ रेप करते हुए पाया गया और इसी महीने में एक व्यक्ति को एक प्रेग्नेंट गाय के साथ रेप करते हुए पाया गया। हद तो तब पार हो जाता है जब महाराष्ट्र में बंगाल मॉनिटर लिजार्ड यानी एक छिपकली के साथ 4 लोगों ने मिलकर रेप किया। नौ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इंसान इतना हैवान कैसे हो सकता है, इतना क्रूर कैसे हो सकता है। तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में एक एक करके कि इंसान रेप क्यों करता है और इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है। जैसे डिफरेंट लोगों की डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है, ऐसे डिफरेंट रेपिस्ट की डिफरेंट मोटिव और डिफरेंट इंटेंशन भी होते हैं। रेपिस्ट की अगर हम साइकोलॉजिकल लेवल पर बात करें तो इनको मेनली 4 कैटेगरी में हम रख सकते हैं, जिसमें से पहला कैटेगरी है एंग्री रेपिस्ट। एंग्री रेपिस्ट का मेन मोटिव विक्टिम को रेप करके उसे फिजिकली हार्म करना यानी फिजिकली चोट पहुंचाना होता है। दूसरा हमारा आता है पावर असर्टिव रेपिस्ट। इस प्रकार के रेपिस्ट का मेंटल कंडीशन ठीक वैसे होता है जैसे किसी शिकारी का होता है। ये फिजिकली हार्म भी पहुंचाते हैं और इनको अक्सर ऐसा लगता है कि वो जैसे चाहें वैसे महिला को हैंडल कर सकते हैं। ऐसे लोग मोटिवेट होते हैं ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास पावर है, मैं जिसको चाहूँ उसको सेक्सुअली असॉल्ट कर सकता हूँ और उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तीसरे कैटेगरी के रेपिस्ट होते हैं सैडिस्टिक रेपिस्ट। ऊपर के दोनों कैटेगरी के रेपिस्ट यानी एंग्री रेपिस्ट और पावर असर्टिव रेपिस्ट इतने ब्रूटल तो होते हैं लेकिन इतने भी नहीं कि किसी की जान ले लें। लेकिन इस टाइप के जो रेपिस्ट होते हैं यानी सैडिस्टिक रेपिस्ट जो होते हैं वो पहले तो पीड़ित को फिजिकली हार्म करते हैं और तब तक हार्म करते रहते हैं जब तक उसकी जान न ले लें। यानी उनकी जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है वो पीड़ित के तड़पने से होती है। जितना ज़्यादा पीड़ित तड़पेगा उतना ज़्यादा सैडिस्टिक रेपिस्ट को मज़ा आएगा, यानी उसको प्लेजर फील होगा। इंडियाना स्टेट के क्रिमिनोलॉजी की प्रोफेसर सैनन एम बेंटन बेलेसा के अकॉर्डिंग रेपिस्ट की एक चौथी कैटेगरी भी एग्जिस्ट करती है जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन रेपिस्ट। इस प्रकार ये बताती हैं कि इस कैटेगरी के लोगों का वन एंड ओनली इंटेंशन होता है टू ऑब्टेन सेक्स। इस केस में व्यक्ति हो सकता है कि वो अपने अकेलेपन को डील नहीं कर पा रहा हो, अपने सेक्सुअल डिजायर को डील नहीं कर पा रहा हो, जिसके चलते वो ऐसी घटनाओं को कमिट करता है। एक सर्वे में पाया गया कि कई सारे एडल्ट्स इसलिए सेक्सुअली असॉल्ट, रेप या बच्चों का मोलेस्ट करते हैं क्योंकि अपने बचपन में ऐसी घटनाओं से वो पहले से ही फेस कर चुके रहते हैं, यानी अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को ओवरकम करने के लिए ऐसे क्राइम कमिट करते हैं। सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर भी हैं जो ऐसे क्राइम कमिट करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि हमारा सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट।
सोसाइटी में हमारे जेंडर रिकॉर्डिंग के अनुसार एक मिसकंसेप्शन ये भी फैलाया जाता है कि किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप करने के लिए डेट करना जरूरी होता है। किसी की न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति के अंदर ऐसी तमाम सारी भावनाएं आएंगी कि शायद मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। परिणाम स्वरूप रेप जैसे क्राइम घटित होते हैं। NCRB डेटा के अकॉर्डिंग 93% रेप केसेस में रेपिस्ट पीड़ित के जान परिचय का होता है। इसी महीने की शुरुआत में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इम्प्लीमेंटेशन द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन टू एम्पावरमेंट में NCRB डेटा का भी जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 2022 में NCRB डेटा के अकॉर्डिंग 31,982 रेप केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसमें अगर हम पीड़ित की उम्र की बात करें तो टोटल रेप केस का 66% यानी 21,063 रेप केसेस जिसमें पीड़ित की उम्र 18 से 30 साल की उम्र बताई जा रही है। टोटल रेप केस का 27% यानी 8,644 रेप केसेस में बताया जा रहा है कि पीड़ित की उम्र 30 साल से 45 साल की उम्र थी। वहीं टोटल रेप केसेस का 4% यानी 1171 केसेस ऐसे हैं जिसमें पीड़ित की उम्र 45 से 60 साल की उम्र बताई जा रही है। वहीं अगर हम बात करें तो 87 केसेस ऐसे भी मिले हैं जिनमें पीड़ित की उम्र 60 साल से भी ज़्यादा की उम्र की थी। वहीं अगर हम 18 साल से कम उम्र की बात करें तो 2022 NCRB डेटा के अकॉर्डिंग 32 रेप केस ऐसे देखे गए हैं जिनमें पीड़ित की उम्र 6 वर्ष से भी कम की उम्र की थी। वहीं 88 पीड़ित की उम्र 6 से 12 वर्ष की थी और 370 पीड़ित की उम्र 12 से 16 साल की थी, तो 570 पीड़ित ऐसे भी थे जिनकी उम्र 16 से 18 साल के बीच में बताई जा रही है। वहीं इस डेटा में यह भी बताया गया है कि 2022 में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों की कुल संख्या 23,67,000 बताया जा रहा है, जिसका 6.05% यानी 1.43 लाख केसेस ही केवल सॉल्व किए गए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि समाज में घटने वाली ऐसी घटनाओं को खत्म कैसे किया जा सकता है। शायद ऐसे तो नहीं जैसे कि RSS के चीफ मोहन भागवत कहते हैं कि रेप तो केवल इंडिया में कमिट होते हैं, भारत में नहीं। बट नॉनसेंस। अधिकतर लोगों का ये कहना है कि ऐसी क्राइम को कमिट करने वाले लोगों को फांसी दे देनी चाहिए या चौराहे पर टांग कर गोली मार देनी चाहिए। लेकिन हमें सोचना होगा कि क्या ये सोल्यूशन एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। क्रिमिनोलॉजिस्ट डैनियल नेगिन कहते हैं कि किसी भी क्राइम के ना होने की संभावना 2 फैक्टर पर डिपेंड करती हैं। पहला सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट एंड दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग कॉट। डैनियल नेगिन बताते हैं कि पनिशमेंट हमारा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकता। इवन 141 देशों की रिसर्चेस ये बताई जाती है कि 141 कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ कैपिटल पनिशमेंट को घटाया गया था वहाँ क्राइम और बढ़े नहीं थे बल्कि घट गए थे। अगर हम कैपिटल पनिशमेंट को ज़्यादा बढ़ा दें और हर लोग को जो ये क्राइम कमिट करते हैं उनको फांसी दे दिया जाए तो क्राइम कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे। इसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि लड़की पर दबाव ज़्यादा पड़ने लगेगा कि अगर तुमने रिपोर्ट किया या तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा, मैं तुम्हें मार दूँगा वगैरह वगैरह। और दूसरा कि इस बात की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि विक्टिम की जान चली जाए, क्योंकि उस व्यक्ति को ये डर रहेगा कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे फांसी हो जाएगी। वहीं अगर हम सेकेंड वेरिएबल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग कॉट की बात करें तो डैनियल नेगिन कहते हैं कि अगर इस प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया जाए, यानी अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो उसके पकड़े जाने की संभावना को अगर बढ़ा दिया जाए कुछ NGOs के माध्यम से, कुछ स्कीम के माध्यम से, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से क्राइम की संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। एक रेप जैसी घटनाओं का मुख्य कारण पोर्नोग्राफी भी देखा गया है, क्योंकि हाल ही में हुए इंसिडेंट कोलकाता रेप केस में आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि संजय रॉय जो कि उस घटना का मुख्य आरोपी है, उसके फ़ोन में भी पोर्नोग्राफी जैसे कंटेंट पाए गए हैं। और आजकल जो बॉलीवुड मूवीज़ चल रहे हैं इनकी भी भूमिका काफ़ी हद तक होती है ऐसे क्राइम कमिट होने में। जैसे कि हमारा कबीर सिंह, एनिमल, ऐसी घटिया मूवी पर सरकार को बैन लगा देना चाहिए, बल्कि बैन ही नहीं उनको पनिशमेंट भी देना चाहिए ताकि आगे चल के ऐसी मूवी बनाने की दुस्साहस न कर सकें। कई सारे रिसर्च में यह भी पाया गया कि ऐसे क्राइम कमिट होने के पीछे लैक ऑफ एजुकेशन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि मधुमिता पांडे ने तिहाड़ जेल में जाकर 142 रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया और उसमें अधिकतर उन्होंने ये पाया कि ज़्यादातर लोग 3rd या 4th
ड्रॉप आउट लोग थे। एक सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट कुछ एनजीओज कुछ ऐसे स्कीम चलाए जिससे लोग सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ें और उसके बारे में अवेयर हो सके। जैसे कि हरियाणा में एक एनजीओ के माध्यम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तारों की टोली। इस प्रोग्राम में मेनली सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है, जिसमें स्टेट के प्राइमरी स्कूलों में लोग जाते हैं और लोग ओपनली डिस्कशन करते हैं सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।